Hello all. I'm Dr. Ashish Sehdev and welcome to the second episode of Mental Healthness podcast. And today we have a special guest, Dr. Vivek Kumar. He has come from Kanpur for this podcast and we will discuss about depression, we will discuss about ADHD, we will discuss about OCD. So there are a lot of questions on mental healthness and this is a proper series which is going on mental healthness, and this is the second podcast which we are shooting on this particular disease segment. So without wasting much time, I'll directly go to Dr. Vivek Kumar and we'll talk to him and we'll understand how these diseases can be treated. And welcome to this podcast, sir. I'm Dr. Ashish, as you know. So, Dr. Vivek, please tell me about yourself. So, about your education and where are you currently practicing? Hello everyone, my name is Dr. Vivek and I am a consultant psychiatrist. I am currently posted on the post of assistant professor in Government Medical College, Kannauj. I passed my MD from Institute of Mental Health and Hospital, Agra, and currently I am working as assistant professor. Basically, I deal with the human behavior and the science behind it. मैंने काफ़ी इस पे पढ़ा है. So around 10 to 15% of Indian population is suffering from some kind of mental illness. And the most common is bipolar disease. Please correct me if I'm wrong. According to National Mental Health Survey in 2016, तो उसमें सर जो सर्वे में आया था तो most of the cases were of anxiety, depression and substance use disorder. Anxiety, depression and substance use disorder. हाँ, substance abuse सर. We can call it. तो सर स्टार्ट करते हैं सर, बाइपोलर डिसीज क्या होती है? बाइपोलर डिसऑर्डर को अगर हम उसके नाम को अगर हम स्प्लिट करें तो बाई और पोलर, दो पोल होते हैं. ये एक तरह का मूड डिसऑर्डर है जिसमें दो एक्सट्रीम्स होते हैं. एक होता है सैडनेस, एक होता है मेनिया. एक डिप्रेशन और एक मेनिया. तो पेशेंट जो होता है वो एक रोलर कोस्टर में बैठा होता है. कई बार वो डिप्रेशन में जब डिप्रेशन में जाता है तो सैडनेस ऑफ मूड फॉर मोस्ट ऑफ टाइम ऑफ द डे, और डिक्रीज इंटरेस्ट इन अर्लियर प्लेजरेबल एक्टिविटीज़, डिक्रीज एनर्जी, फटीग, स्लीप डिस्टर्बेंस, एपेटाइट डिस्टर्बेंस, प्रॉब्लम इन कंसंट्रेशन. और ये चीज़ें जब 2 हफ्ते तक लगातार चलती हैं तो उसके बाद उसको लगता है कि शायद वो चीज़ों से कभी उबर नहीं पाएगा. तो उसको एक हेल्पलेसनेस होती है कि मैं शायद मेरी कोई हेल्प नहीं कर सकता, शायद मैं अपनी बातें किसी को बता नहीं सकता, और होपलेस हो जाता है वो. खुद को लगता है कि उसकी कोई वर्थ नहीं है. तो ये सब चीज़ें जब एक साथ उसके साथ शुरू होती हैं तो उसकी जो पर्सनल लाइफ है, उसकी सोशल लाइफ है या ऑक्यूपेशनल लाइफ है, वो सब हैम्पर होती है. और अगर ये चीज़ बनी रही या इसको अगर एड्रेस नहीं किया गया, इसको अगर सही टाइम पे अगर इसका इलाज नहीं लिया गया तो प्रोबेबली ये सुसाइड में भी तब्दील हो सकती है. तो सर इसको थोड़ा हिंदी में कन्वर्ट करते हैं कि भूख ना लगना, पहले जिन भूख में बदलाव. मतलब सर 2 तरह का डिप्रेशन है, एक होता है टिपिकल और एक एटिपिकल. सर जो टिपिकल डिप्रेशन है उसमें भूख कम होती है, नींद कम हो जाती है. ठीक है सर. एटिपिकल डिप्रेशन में सर भूख बढ़ जाती है, नींद बढ़ जाती है, पेशेंट दिन भर सोता है और वो कहता है शरीर में भारीपन है. तो अगर उसको किसी फंक्शन में ले गए तो हो सकता है कुछ टाइम के लिए उसका मूड चेंज हो जाए, लेकिन जब वो घर आएगा जैसे ही अकेला होगा फिर से डिप्रेस हो जाएगा. तो ये सर एटिपिकल साइंस हैं डिप्रेशन के. वही टिपिकल. पर ये जैसे भूख ना लगना या मन ना लगना, परिवार में खुशी में नहीं रहना, या ये चीजें तो जनरली वैसे भी हो जाती हैं. स्ट्रेस हो, धंधा ना चल रहा हो, जॉब जाने का खतरा हो, स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन, ये तीनों लगभग एक जैसे लगते हैं. सो हाउ यू डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन? सर जो स्ट्रेस है वो हमारा ह्यूमन रिस्पॉन्स है किसी भी चैलेंज को लेके. परसों एग्ज़ाम है, आज मुझे स्ट्रेस होगा, आज से मुझे हो सकता है मेरी भूख कम हो जाए, हो सकता है मेरी नींद कम हो जाए, लेकिन जब मैं एग्ज़ाम देकर लौट आऊँगा तो मैं फ्री हो जाऊँगा, फिर मुझे कोई समस्या नहीं होगी. एंजाइटी ऑन दी अदर हैंड और डिप्रेशन, ये दोनों की न्यूरोबायोलॉजी अलग है, ये दोनों बायोलॉजिकल लेवल पे काम करते हैं. तो स्ट्रेस कोई बीमारी नहीं है? स्ट्रेस सर नॉर्मल रिस्पांस है, लेकिन ये स्ट्रेस जब बिना किसी बात के आए, बिना कोई कारण नहीं है, फिर भी उसको स्ट्रेस हुआ चला जा रहा है और वो हमेशा गियर्ड अप रह रहा है, वो उसकी नींद खराब हो रही है, तो सर वो एक तरह का एंजाइटी बन जाती है. एंजाइटी सर बायोलॉजिकल है, डिप्रेशन बायोलॉजिकल है, लेकिन सर इसके साइकोलॉजिकल और सोशल कंपोनेंट को भी हम अवॉइड नहीं कर सकते. बेसिकली सर कोई भी मेंटल डिसऑर्डर उसके 3 कंपोनेंट होते हैं. उसका बायोलॉजिकल कंपोनेंट यानी कि सर हमारा जेनेटिक्स, हमारी फैमिली हिस्ट्री,
और हमारा लोचा। न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंस, हाँ सर, केमिकल लोचा, न्यूरो बिहेवियरल सर्किट, ब्रेन स्ट्रक्चर्स, हाँ और साइकोलॉजिकल कंपोनेंट सर की हमारी साइकोडायनेमिक्स क्या कहती है कि हमारा अर्लियर चाइल्डहुड कैसा रहा है, और हमारे अनकॉन्शियस माइंड में किस तरह कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। हाँ तो ये तमाम चीज़ें हमारा साइकोलॉजिकल टेम्पर बनाती हैं। ठीक है। तो कई लोगों का जिनका फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस बहुत बहुत कम होता है, जो जरा जरा सी बात में घबरा जाते हैं, हाँ तो वो ज़्यादा प्रोन होते हैं इस चीज़ के लिए। फिर आता है ऐसा सोशल कंपोनेंट जो आपने बताया हाँ कि किसी का जॉब लॉस हो गया है, किसी का सैलरी हाइक नहीं हो रही या इनकम नहीं है, तो फैमिली में डेथ हो गई, फैमिली डेथ हो गई सर, फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है, और रिलेशनशिप इशू है, ब्रेकअप हो गया है, हाँ तो सर ये सोशल है। लेकिन सर ये सिर्फ सोशल फैक्टर अकेले डिप्रेशन को या एंजाइटी को सर पूरी तरह सपोर्ट नहीं करता उसके डायग्नोसिस को। इसके लिए हमें उसका जो बायोलॉजिकल कंपोनेंट और साइकोलॉजिकल कंपोनेंट भी चाहिए। तो बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल, ये तीनों जब काम करेंगे तो पर्सन डिप्रेशन या एंजाइटी में जी जाएगा। सर। अब आपकी वो जो बात जो कि स्ट्रेस हुआ था, मैंने एग्जांपल दिया कि परसों एग्जाम है और आज से स्ट्रेस हो गया, एग्जाम खत्म, स्ट्रेस खत्म। हाँ सर अगर उसको एग्जाम खत्म होने के बाद भी वो 2 हफ्ते तक ऐसा ही पड़ा हुआ है, उसको नींद नहीं आ रही, भूख नहीं लग रही है, और उसका मन उदास है, दोस्तों से बात नहीं कर रहा है, किसी को कॉल नहीं कर रहा, अकेला पड़ा हुआ है, तो सर ये डिप्रेशन की तरफ जा रहा है। क्योंकि सर These are early signs of depression. सर स्ट्रेस में आपका जो चैलेंज है वो एक्सटर्नल है, वो क्लियर है, ब्रेकअप हुआ है क्लियर है, एग्जाम है वो क्लियर है, लेकिन कुछ है ही नहीं और फिर भी डिप्रेशन में है, कुछ है ही नहीं और फिर भी उदास है, और पड़े पड़े रो रहा है, सर ये डिप्रेशन है। बिना किसी बात के सर उसको घबराहट हो रही है, बस हो रही है, पता नहीं क्यों हो रही है, हो रही है। तो सर ऐसे पेशेंट सीधे भागते हैं कार्डियोलॉजिस्ट के पास। हो सकता है कि उनको दिल की बीमारी हो, क्योंकि सर जो स्ट्रेस जो उनको जो एंजाइटी के सिम्टम है वो सर ऑल ओवर बॉडी में उसका फ्लो होता है, उसका सर असर दिल में भी जाएगा, उसका असर सर पेट में भी जाएगा, उसका असर सर मसल टेंशन मसल में जाएगा सर। तो वो हमेशा टेंस रहेगा, कहेगा कि मेरे गर्दन में दर्द है, मेरे पीठ में दर्द है। सर मेरे पास ऐसी बहुत सी पेशेंट्स आती हैं, फीमेल खासकर, उनकी हिस्ट्री होती है कि वो 3 साल से हेडेक का ट्रीटमेंट ले रही हैं और हेडेक ठीक होने का नाम नहीं ले रहा। सर वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लेके चली जाती हैं, 1-2 हफ्ते खाती हैं, लेकिन सर वो एंजाइटी तो बनी हुई है, उसका कंपोनेंट जो मस्कुलर कंपोनेंट है वो तो बना ही हुआ है। सर जैसे उनको मैं ट्रीटमेंट देना शुरू करता हूँ एंजाइटी का, एंड विद इन 3 to 4 वीक्स सर वो सिम्टम, उनका हेडेक भी ठीक हो जाता है। जी सर। सो ये 2 हफ्ते का सर आपने एक पॉइंट बताया, एक से मैंने वर्ड सुना डिस्थाइमिया। डिस्थाइमिया सर, व्हाट इज दैट? सर डिस्थाइमिया को ऐसे समझें कि डिप्रेशन अगर 1 किलो है तो डिस्थाइमिया सर 750 ग्राम है सर, वो भी भार है वो भी, लेकिन डिप्रेशन की तुलना में कम है, लेकिन है। सैडनेस रहेगी और इंटरेस्ट कम रहेगा, लेकिन सर वो सुसाइड नहीं करेगा, मतलब सुसाइड तक उसकी टेंडेंसी मतलब वो बहुत कम रहती है। मेजर सीवियर डिप्रेशन में नहीं। मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में क्लिनिकल डिप्रेशन अगर उसको मान लें कि सबसे उसकी समिट है, सबसे एक्सट्रीम पे है, सबसे टॉप पे है, तो डिस्थाइमिया उसका लेस सीवियर वर्जन है, और सर वो सस्टेन करता है 2 साल तक। और सर 2 साल तक इसलिए भी क्योंकि सर कई बार ये चीज़ें अननोटिस रहती हैं पेशेंट को भी, उसको लगता है कि हो सकता है कि मैं काम बहुत करता हूँ, वो सर चीज़ों में दूसरी चीज़ों में एट्रीब्यूट करता है, हो सकता है कि मेरी रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रही, हो सकता है मैं कम कमा रहा हूँ, हो सकता है मैं काम ज़्यादा करता हूँ, तो सर उन चीज़ों को एट्रीब्यूट करता है। हो सकता है मुझे डायबिटीज़ है इसलिए ऐसा हो रहा है, हो सकता है मेरे को कोई और प्रॉब्लम है उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो कई बार सारी चीज़ें अननोटिस रह जाती हैं। यार ये थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि मतलब डिस्थाइमिया इज लिटिल लेसर देन डिप्रेशन, लेस सीवियर फॉर्म ऑफ डिप्रेशन। मतलब नाम से तो ऐसा लग रहा था कि जैसे बहुत बड़ी बीमारी है, बट इट इज लेस सीवियर बट मोर कॉमन। हाँ सर कॉमन है, और कई बार सर ये अंडर रिपोर्टेड भी है, कई बार मतलब सर इसकी रिपोर्टिंग हो नहीं पाती क्योंकि पेशेंट से कई बार ट्रीटमेंट लेने नहीं आते। पेक्यूलियर सिम्टम्स ऑफ डिस्थाइमिया सर सैडनेस रहती है, मतलब सर जो कार्डिनल फीचर हैं आपके कि लो मूड है, ठीक है, इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, हाँ इंटरेस्ट नहीं आ रहा, और लोगों से थोड़ा सा अलूफ रहना चालू हो गया है, लेकिन वो इतना है कि वो उन चीज़ों को टॉलरेट कर पा रहा है। हाँ, मतलब वो रो नहीं रहा है, ही इज नॉट क्राइंग। हाँ सर, मतलब उसका ये नहीं है कि मैं बिल्कुल वर्थलेस हो गया हूँ, हाँ वर्थलेस, लेकिन हाँ एक ग्लूमी, एक डल फेज चालू हो जाता है, और वो उसमें चलता है। कई बार सर ये चीज़ें सब जब एक्सरबेट कर जाती हैं तो फिर डिप्रेशन में लैंड कर जाता है, और तब फिर वो। तो डू यू थिंक डिस्थाइमिया का लोगों को ट्रीटमेंट लेना चाहिए? सर लेना चाहिए। चल रहा है यार अच्छा खासा। किसी का सर ब्लड शुगर लेवल अगर उसका सर HbA1c 6.4 है, तो वो तो सर प्री डायबिटिक स्टेज में है ही है,
पता नहीं सर कब वो डायबिटिक हो जाए। कब डायबिटीज होता है? तो अर्ली तो व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ डिस्थाइमिया? सर इसको हम माइल्ड टू मॉडरेट की कैटेगरी में डाल सकते हैं सीवियरिटी में। तो दोनों ही ऑप्शन उसके पास हैं। और मतलब ये तो सर पेशेंट की चॉइस भी है कि पेशेंट को सिर्फ काउंसलिंग करानी है, साइकोथेरेपी करानी है, वो करा सकता है। और दवा मेडिकेशन लेनी है तो दवा ले सकते माइल्ड आप एंटी डिप्रेसेंट स्टार्ट कर सकते हैं हैं। उसमें, हाँ सर, राइट? बिल्कुल। ठीक है। अभी आपने वर्ड यूज किया साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी, मेडिटेशन, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, इस क्या है ये? व्हाट आर दे? सर साइकोथेरेपी जो है उसको हम लोग अपनी भाषा में या लोगों की भाषा में टॉक थेरेपी बोलते हैं। साइक का मतलब सर माइंड, माइंड। माइंड Okay. और द वे विथ थिंक। तो सर ये थिंकिंग प्रोसेस की जो थेरेपी है इसको साइकोथेरेपी बोलते हैं। और साइकोथेरेपी सर एक ब्रॉड रेंज है, एक ब्रॉड वर्ड कह लें इसको। इसके अंडर सर काफ़ी सारी सर थेरेपीज, सर स्पेसिफिक थेरेपीज आती जाती हैं। जैसे कि जैसे कि कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी एक हो गई, हाँ और माइंडफुलनेस कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी हो गई, हाँ माइंडफुलनेस बेस्ड स्ट्रेस रिडक्शन हो गया, हाँ साइकोडायनेमिक साइकोथेरेपी हो गई, हाँ। एंड सर बहुत सारी हैं सर। और मेडिटेशन क्या है? डायलेक्टिकल बिहेवियरल मेडिटेशन सर हम लोग सर एंशियंट एक प्रैक्टिस है, योगा है। हाँ उसमें हम मेडिटेट करते हैं, मतलब कि हम अपनी प्रॉब्लम से डिफोकस करते हैं अपने आप को, और कंसंट्रेट करते हैं अपनी बॉडी में होने वाली जो फिजियोलॉजिकल जो प्रोसेसेस हैं उन पे। सर जैसे कि हम अपनी सांस पे फोकस कर सकते हैं। हम इनहेल कर रहे हैं, हम उस पर फोकस कर रहे हैं, हम उसको पॉज कर रहे हैं, हम एक्सहेल कर रहे हैं, हम उस पर फोकस कर रहे हैं। तो सर ये बेसिकली फोकस करना है किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ पे। ओके। सराउंडिंग भी हो सकती है सर, माइंडफुलनेस लिसनिंग भी होती है, माइंडफुल लिसनिंग बोलते हैं उसको। ये माइंडफुलनेस वर्ड काफी यूज किया। माइंडफुलनेस, माइंडफुल का मतलब सर ये है कि आप जिस मोमेंट में हैं हाँ, उसको प्रॉपर जो है जीना है। कोई उदाहरण? माइंडफुलनेस इन्वॉल्व्स यू कैन से कि मेंटेनिंग मिनट टू मिनट अवेयरनेस अबाउट वट एवर इज गोइंग ऑन विदाउट एनी जजमेंट। हाँ, कि अगर मैं चल रहा हूँ हाँ तो मेरे कदम जमीन पे पड़ रहे हैं, हाँ। हर एक कदम पे फोकस करना। हम नंगे पैर चल रहे हैं, लोग सर पहले करते थे कि नंगे पैर घास में चलते थे। सर 50 चीजें दिमाग में चल रही होती हैं। बच्चे का स्कूल है, सर यही तो, बीवी की रिक्वायरमेंट है, बूढ़ी माँ है घर में, ऑफिस है। करेक्ट सर। इतनी चीजें, तो एक पैर के स्टेप कहाँ याद रहते हैं? सर यही तो सर, ये बड़ा डिफिकल्ट है, शुरू में बड़ा डिफिकल्ट है सर। ये बिल्कुल सर वर्कआउट की तरह है। हम लोग जिम जाते हैं, मोटिवेट करते हैं, एक दिन जाते हैं, फिर उसके बाद सारा साल हमारा निकल जाता है ऐसे। तो सर शुरू में बहुत डिफिकल्टी आती है इस चीज़ को कैरी आउट करने में। कोई उदाहरण से समझाइए सर, बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। सर माइंडफुल का मतलब ये समझ लें कि हम जिस मोमेंट में हैं उसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसी पे हम हाउ यू ट्रेन द पेशेंट फॉर दैट? सर बेसिकली साइकोथेरेपी हम लोग कम करते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट पे वेल वर्स्ड होते हैं। तो ये उनकी मैं समझता हूँ सर कि वो ज़्यादा अच्छा इस चीज़ को करते हैं, तो मैं सर उनको रेफ़र करता हूँ। ओके। और सर इसमें होता ये है कि हम पेशेंट को किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ पे फोकस करने के लिए उसको अवेयर करते हैं, हम उसको एक तरह से इंस्ट्रक्ट करते हैं। तो कोई हॉबी को भी कैच कर सकता है, म्यूजिक लिसनिंग एंड ऑल? करेक्ट सर, माइंडफुल लिसनिंग। माइंडफुल लिसनिंग सर जैसे आजकल वो बड़ा चलता है, ओशो के सर वो चलते हैं, हाँ, पॉडकास्ट जैसा ही होता है वो सर उनका, और उनकी स्पीच चल रही होती है और हमें बस उनको सुनना है बिना के जजमेंट के, सुनते जाओ, बस फोकस उसी में करो। So basically focusing on a particular event or action without any judgment. This could be listening to some yogi or listening to some guru or listening to the music sir, or doing certain activity. माइंडफुल ईटिंग भी होता है सर। Mindful eating. Mindful हर eating. एक निवाले को धीरे धीरे चबाना, उसके स्वाद को महसूस करना और धीरे धीरे खाना, उसे जो प्लेजर मिल रहा है, हाँ सर ये माइंडफुल ईटिंग हो गया। So how that affect the chemical locha of brain? सर बेसिकली हम कंसंट्रेशन इम्प्रूव कर रहे हैं। Okay. हम अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जहाँ से हमारा इमोशनल रेगुलेशन, एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग जो कि बिल्कुल इम्पेयर हो चुकी हैं, हमारा, तो उसको हम फिर से उसको हम एक स्टिमुलस दे रहे हैं। बेसिकली सर स्टिमुलस एपिजेनेटिक चेंजेस आते हैं सर। मतलब ये कि
एनवायरमेंटल जो स्ट्रेस हैं या एनवायरमेंटल जो स्टिमुलस हैं उसका जेनेटिक्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है, इसको बोलते हैं एपिजेनेटिक्स। हाँ तो सर अगर इस तरह से खराब हो सकता है वो हाँ, चिंताओं से, तो इस तरह से ठीक भी हो सकता है। ठीक भी हो सकता और साइकोलॉजिकल मेडिसिन का एक जर्नल है जिसको सर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ ने सपोर्ट किया था। उसने ये बताया था कि माइंडफुलनेस जो प्रैक्टिस है है। ये सर एंटी डिप्रेसेंट की तरह काम करती है। इनफैक्ट सर कई स्टडीज़ ने इनको सर बताया है कि दे एक्चुअली आउट नंबर्ड इन टर्म्स ऑफ एफिकेसी। अच्छा, ये तो बढ़िया है बट यार। सर प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि बहुत डिफिकल्ट है इसको रोज करना, रोज कंसिस्टेंसी मेंटेन करना। कंसिस्टेंसी मेंटेन करना हो। परफेक्ट, काफी डिप्रेशन पे बात किया। एक लास्ट क्वेश्चन डिप्रेशन पे, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। ट्रीटमेंट रेजिस्टेंस डिप्रेशन। दवाई ले रहा है, ठीक नहीं हो रहा, एक शब्द है ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन। डिप्रेशन सर जो है कुछ लोगों को थोड़ी बहुत समझ आ गई है इस चीज़ की कि ब्रेन में कुछ केमिकल्स होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं जिनमें से एक है सेरोटोनिन, उसकी कमी की वजह से है। बट एक्चुअली सर डिप्रेशन एक मल्टी लेयर्ड कंडीशन है। इसमें सिर्फ एक न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व नहीं है, इसमें सर मल्टीपल न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व हैं, पूरी न्यूरो बिहेवियरल जो सर्किट है वो इन्वॉल्व है, ब्रेन स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व हैं, और सर जो ऑन गोइंग हमारा जो स्ट्रेसर हैं, एनवायरमेंटल जो भी स्टिमुलस हमें मिल रहा है, या हम कह लें कि हमारा जो साइकोलॉजिकल जो टेम्परामेंट है या हमारी पर्सनैलिटी है, सब कुछ इन्वॉल्व है सर। हम बायोलॉजिकल बेसिस पे जब ठीक करते हैं पेशेंट्स को तो हम वहाँ दवा देते हैं, हमें मालूम है कि ये श्योर है कि ये फला आदमी जो है इसके पास कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है और फिर भी ये अच्छा फील नहीं करता। मेरे पास ऐसे कई सारे पेशेंट्स हैं, दे आर वेल टू डू, दे हैव वेरी गुड फैमिली सपोर्ट, कोई सी प्रॉब्लम नहीं है, बट स्टिल सर वो कहते हैं कि जीने का मन नहीं करता, और सर उनका ट्रीटमेंट चला है और वो ठीक हुए हैं। तो उनके हमने सर सारे एस्पेक्ट को अच्छे से एक्सप्लोर किया कि पर्सनालिटी कैसी है, कि और बाकी कोई फैमिली हिस्ट्री कैसी है, फैमिली में कोई है ऐसा। तो सर एक मल्टी लेयर्ड कंडीशन होती है। तो जब हम पहली बार जो हमारी जो रिसेंट गाइडलाइन, जो लेटेस्ट गाइडलाइन होती हैं ट्रीटमेंट का, उसको हम चलाते हैं, और कई बार सर 30% पेशेंट जो हैं जो हम ट्रीट करते हैं वो उनमें सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट नहीं आता। सर सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट का मतलब मेरा ये है कि वो फिर से प्रॉपर जो उनकी वोकेशनल स्किल थी, उनकी अर्निंग प्रॉपर से फिर से आ गई है, वो इंडिपेंडेंट लाइफ जी पा रहे हैं, वो अपनी सारी रिलेशनशिप मेंटेन कर पा रहे हैं। अगर इतनी चीज़ नहीं कर पा रहे हैं तो मतलब ये अभी भी मतलब ट्रीटमेंट हमारा पूरा नहीं हुआ है, सक्सेसफुल नहीं हुआ है। तो इसके सर कुछ क्राइटेरिया फिर आगे आए। तो उसमें से पहला सा क्राइटेरिया ये है कि सर अगर एक स्केल होती है हैमिल्टन डिप्रेशन स्केल, तो इसमें सर अगर 50% से कम अगर इम्प्रूवमेंट है तो प्रॉब्लम है, और 2 एंटी डिप्रेसेंट्स अलग अलग टाइम पे अपने फुल डोज पे एटलीस्ट 8 वीक्स तक चलाने के बाद भी अगर इम्प्रूवमेंट नहीं आया, और साथ में अगर हमने सर एटलीस्ट 20 आवर्स या 20 सेशन साइकोथेरेपी के दिए साथ में, उसके बाद भी अगर इम्प्रूवमेंट नहीं आता है, मतलब सर मेडिकेशन हो गई 2 और साइकोथेरेपी हो गई, इसके बाद भी अगर इम्प्रूवमेंट सिग्निफिकेंट नहीं आया तो हम उसको कंसिडर करते हैं कि प्रोबेबली द पेशेंट इज ऑफ ट्रीटमेंट रेजिस्टेंस, और फिर उसके लिए सर हम नेक्स्ट स्टेप फॉलो करते हैं। तो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? सर फिर हम पहले तो हम शुरू करते हैं सेलेक्टिव सेरोटोनिन रिएप्टेक इनहिबिटर से। फिर उसके बाद सर हम जाते हैं सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रिएप्टेक इनहिबिटर। फिर अगला है सर ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स। इसके अलावा सर बाकी मोडेलिटी जैसे कि सर एक होता है रिपीटेटिव ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन, जिसको आरटीएमएस बोलते हैं, उस पर जाते हैं। ईसीटी है सर, और डीप ब्रेन स्टिमुलेशन है, ट्रांस क्रेनियल डायरेक्ट करंट स्टिमुलेशन है, टीडीसीएस बोलते हैं सर। तो ये अलग अलग ईसीटी इलेक्ट्रिक शॉक थेरेपी। हाँ सर, उसको लिखते ईसीटी हैं, बट सर वो एक्चुअली मॉडिफाइड इलेक्ट्रोकन्वर्सिव थेरेपी। इलेक्ट्रोकन्वर्सिव मतलब सर पेशेंट को हम एनेस्थेटिक्स की हेल्प से उसको सर हम एनेस्थेटाइज कर देते हैं। पेशेंट को पता नहीं होता, कोई दर्द महसूस नहीं करता, प्रोसीजर हो जाता है, और पेशेंट को सर ऐसा कुछ भी नहीं जिसको हम इनह्यूमेन बोल सकें।
बेसिकली सर ये पहले तो बहुत डराया जाता था सर कि शौक है, ये है, लोग कांपते हैं सर अभी मूवीज भी में। फिल्मों में जो दिखाया जाता है वो बहुत ही सर बैड लाइट में दिखाते हैं। हाँ और सर इसीलिए सर लोगों के मन में सर एक जो इमेज है मेंटल हॉस्पिटल की, वो अभी भी सर बहुत हॉरिफिक है। बहुत उनके मन में एक ऐसी इमेज आती है कि लोग कि चेन से बांधा होगा, जंजीरों से बंधे होंगे, और हो सकता है कि वो हम पे अटैक कर दें, असॉल्ट करें हमें। सर ऐसा नहीं होता, पेशेंट सर खुद अपनी बीमारी से लड़ रहा होता है। इनफैक्ट सर कई बार सर वो विक्टिम जरूर बन जाता है। हाँ। तो ये है सर। डिप्रेशन का आखिरी स्टेज है सुसाइड। सो कैसे कोई डिप्रेसिव पेशेंट है घर में, बच्चा है, यंग बॉय, मे बी इन टीन्स, हाँ, वो सुसाइडल टेंडेंसीज या सुसाइडल थॉट्स रखता है, एज ए साइकेट्रिस्ट प्रोबेबली वुड नो, बट हाउ फैमिली विल कम टू नो? सर हम इसके बारे में जो केयर गिवर्स हैं या फैमिली मेम्बर्स हैं उनको हम अवेयर करते हैं, उनको हम साइको एजुकेट करते हैं पर्टिनेंट टू द सिम्टम्स। तो सर पहला सिम्टम तो ये है कि सर वो अब अलग थलग रह रहा है, ज़्यादा किसी से बात नहीं कर रहा है अपनी, चाहे वो उसका एकेडमिक्स हो या उसकी कोई भी जॉब हो, नौकरी है या कुछ भी कर रहा है, उसमें अब उसका दिल नहीं लग रहा है, लोगों से बात करना बंद कर दिया। अगर बीवी है तो बीवी से बात नहीं, बच्चों से लगाव नहीं। और जब ये बोलना चालू कर दे कि मेरा जो बैंक अकाउंट है और जो उसकी चीज़ें हैं वो लोगों में बांटना चालू कर दे, तो प्रोबेबली कि वो अब प्लान बनाना चालू कर दिया है उसने। ओके। और सर हो सकता है कि वो आइडिएशन बोलते हैं सर इसको। मतलब डिप्रेशन का पेशेंट के लिए जीना ऐसा है जैसे कि वो गरम कढ़ाई में खड़ा हुआ है, कि एक पल भी वो नहीं खड़ा रह सकता। ओके। वो बिल्कुल सर बहुत ही हॉरिफिक है उसके लिए मरना ज़्यादा आसान है। कि वो हर एक पल की जो ये जो ऑर्डियल चल रही है, ये जो डिफिकल्टी है, हाँ, ये टॉर्चर ज़्यादा पेनफुल है बजाय मौत के। ओके। तो सर हम पेशेंट्स के जो केयर गिवर हैं उनको हम ये सलाह देते हैं कि कोई भी ऐसी वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट लाइक फायर आर्म, लाइक इवन सर जो टॉवेल होता है, रस्सी अगर घर में है, फॉर्क है, नाइफ है, इससे दूर रखें। ओके। ये अगर नहाने भी जाएं तो दरवाज़ा आधा खुला रहे। ये अकेले नहीं रहेंगे। अगर ये सोते भी हैं तो अगर वाइफ है साथ में तो एटलीस्ट हाथ पकड़ के सोए, क्योंकि सर अगर अकेला छोड़ेंगे तो प्रॉब्लम है। और हॉस्पिटलाइजेशन मस्ट है। अगर सर पेशेंट अगर मजाक में भी बोलता है कि उसको मरने की इच्छा है, तो इसको हम लाइटर नोट में नहीं ले सकते। इट मस्ट बी टेकन ऑन अ सीरियस नोट एंड हॉस्पिटलाइजेशन इज मस्ट। ठीक है सर, काफी मार्मिक विषय है सर, कैसे बात करें सर आगे? हमने अभी बात पूरी नहीं की। हमारा जो आपका जो पहला क्वेश्चन था बाइपोलर डिसऑर्डर, तो सर ये डिप्रेशन इसका एक पार्ट हो गया। दूसरा होता है सर मेनिया। मेनिया तो अच्छी है ना सर, मेनिया हैप्पी है सर। मेनिया दो तरह का होता है, एक होता है हैप्पी मेनिया, एक होता है इरिटेबल मेनिया। अच्छा। तो हैप्पी मेनिया का ये है कि उसको फील होता है कि आई एम द किंग ऑफ द वर्ल्ड, और किसी फला सेलिब्रिटी का नाम लेगा कि ये मेरा दोस्त है और मेरे पास करोड़ों की जायदाद है और मेरे पास प्लेन है, और वो कहेगा कि मेरी नींद अच्छी है। पेशेंट से जब पूछते हैं हम कि नींद कैसी आ रही, कहेगा मेरी नींद अच्छी है। घर वाले बोलते हैं 2 घंटे सो रहा, तो कहता है मेरी कैपेसिटी ऐसी कि 2 घंटे 8 घंटे की नींद ले रहा हूँ मैं, तो ये मेरी कैपेसिटी है। और दिन रात हो सकता है वो घूमता फिरता रहे, लोगों से अच्छे से बात करे, खूब अच्छे से बात करे, लोगों को अपनी घड़ी दे दे कि तुम्हें पसंद आ रही घड़ी ले जाओ, मेरे पैसे ले जाओ, क्योंकि मैं तो बहुत बड़ा आदमी हूँ, मेरे को कोई समस्या नहीं छोटी मोटी चीज़ें देने में। तो चीज़ें बांटना चालू कर दे। और हो सकता है छोटी छोटी बात में बहुत जल्दी वो गुस्सा हो जाए। आपसे अगर मिलने आए तो चश्मा लगा के, चेन पहन के और बिल्कुल राजाओं की तरह, जैसे बिल्कुल रॉयल और फ्लैम्बॉयंट ड्रेस में आए और बिल्कुल गर्मजोशी से आपसे मिले, तो आपको सर अंदाज़ा लग जाएगा कि दिस इज़ समथिंग नॉट नॉर्मल, अनयूजुअल है। तो एक ये है सर, एक दूसरा है सर इरिटेबल मेनिया। उसमें सर पेशेंट बिना किसी बात के सर इरिटेट रहता है, और छोटी छोटी बातें भी जो कि इंसान आराम से टॉलरेट कर लेता है, या बातें ऐसी हैं भी नहीं कि जिनसे उसे प्रॉब्लम हो जाती है, और गुस्सा जल्दी का जाता है, एग्रेशन आ जाता है, असॉल्टिव हो जाता है, कई बार अब्यूजिव होता है। और कई बार सर इनमें सर दोनों ही केसेस में सब पैसे बहुत खर्च करता है वो, तो उसके पास हो चाहे ना हो। और सर बहुत हद तक इस बात की टेंडेंसी होती है कि ऐसे पेशेंट सब्सटेंस यूज में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, या गैम्बलिंग में हो जाए, या कुछ ऐसा जो कि उनके लिए प्रॉब्लमेटिक बन जाए। तो यूफोरिया और मेनिया में क्या फ़र्क है?
सर इसको अगर हम ऐसे बांटें कि हमारा जो स्टेट ऑफ माइंड है पर्टिनेंट टू वेदर आई एम हैप्पी और आई एम सैड, तो यूथाइमिया मतलब होता है सर नॉर्मल, जो हम लोग बैठे हैं और अगर हमारे सामने अगर म्यूज़िक बज रहा होगा तो हम उसको एंजॉय करेंगे। यूफोरिक सर उसको ज़रूरत नहीं है ज़्यादा म्यूज़िक की या किसी की, वो ऐसे ही खुश रहता है। बस लेकिन सर वो इतना नहीं होता है कि उससे उसकी जो वर्क फंक्शन है उसमें ज़्यादा इम्पेयरमेंट है। इम्पेयरमेंट इलेशन बोलते हैं सर, एक होता है इलेटेड, इलेटेड पर उसमें सर प्रॉब्लम होती है। ओके वो सर वो मेनिया वाला ही फिर उसका रंग आ जाता है, उसको दुनिया सर बड़ी कलरफुल लगती है हाँ और दुनिया की तमाम चीज़ें उसके हिसाब से हैं। और कई बार सर साइकोसिस में भी ये लोग चले जाते हैं। साइकोसिस के पार्ट सर जैसे डिल्यूजन, जिसमें सर कि एक बिलीफ या कह लें कि अनशेकेबल बिलीफ होता है पेशेंट का, जो हिला ही नहीं हिलता कि वो करोड़पति नहीं है, वो अपने आप तो सर करोड़पति ये मानता है। बाबाज जो हैं, सॉरी मतलब, बट अगर आपको किसी में बिलीफ है तो सॉरी, बट जो ये बाबाज हैं तो ये क्या इंसान को यूथाइमिया से यूफोरिया में ले जाके इलेशन में ले जाते हैं? सर जैसे आपने देखा होगा कई सारे वो न्यूज़ चैनल में वो बाबा आते हैं सर। एक आया था कि उसने बोला कि तुम, एक लड़की ने सवाल किया कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, उसने सर ऐसा कुछ करके सर दर्द खींच लिया और बोला कि बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा है। तो लोगों ने सर उसको काफ़ी ह्यूमरस वे में लिया, बट हो सकता है सर कि वो एक्चुअली डिल्यूडेड हो, डिल्यूजन में जी रहा हो कि वो सब कुछ ठीक कर सकता है ऐसे। तो सर मूव करते हैं हम ADHD सर, सर अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, बहुत कॉमन है सर। क्वेश्चन पहला है कि व्हाट इज ADHD? सर जैसे कि नाम से ही एविडेंट है कि अटेंशन डेफिसिट, इसमें दो कंपोनेंट अलग अलग होते हैं। एक होता है कि इन अटेंशन, इसमें इंसान जो है किसी भी पर्टिकुलर स्टिमुलस पे फोकस नहीं कर पाता है या उसको सस्टेन नहीं कर पाता है और बहुत जल्दी डिफोकस हो जाता है। उसको दुनिया की तमाम, जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अगर मुझे ADHD होता तो मुझे ये भाई साहब भी दिखते, मुझे बॉटल रखी उसमें मैं ध्यान जाता। बेसिकली मेरा ध्यान हर जगह होता और कहीं नहीं होता, तो मैं फोकस नहीं कर पाता, मैं आपकी बात ध्यान ही नहीं दे पाता, मैं आपकी बात सुनते सुनते कहीं अनसुना करता कहीं और मेरा दिमाग चला जाता। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है कि सेलेक्टिव अटेंशन नहीं है और कंसंट्रेशन नहीं बन पाता। तो आदमी सुनता नहीं सही से बात और चीज़ें फिर याद नहीं रख पाता। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरा सा कंपोनेंट है इसका हाइपर एक्टिविटी, जिसमें सर फिजिटिंग वगैरह होती है कि एक जगह बैठा है तो पैर हिल रहे हैं या हाथ हिल रहे हैं या कभी इसको टच कर रहा है कभी उसको टच कर रहा है। और अगर जैसे बच्चों में होता है, अगर वो खेल रहे हैं तो अपनी बारी का इंतज़ार नहीं कर सकते और कई बार वो इमोशनली थोड़ा सा उनका टेम्परामेंट हाई हो जाता है तो किसी को मार धाड़ भी किसी से कर सकते हैं, किसी को मार भी सकते हैं, चोट पहुंचा सकते हैं। तो ये सर हाइपर एक्टिविटी वाला पार्ट है। और एक होता है जिसमें सर ये दोनों चीज़ें मिक्स फॉर्म में मिलती हैं। तो क्या परेशानी है सर, समाज को इससे क्या परेशानी है? अगर मैं ADHD का पेशेंट हूँ, मुझे ठीक है, मेरी प्रॉब्लम है, मतलब इज इट एम आई डेंजर टू सोसाइटी और इज इट इम्पैक्टिंग माय करियर ग्रोथ और माय सोशल ग्रोथ? मैं समझाता हूँ सर। सपोज करें मेरा बेटा है, अभी है नहीं, अगर होता है तो, हाँ और अगर मेरे उसके स्कूल से शिकायत आती है हाँ कि आपका बच्चा यहाँ पे होमवर्क करके नहीं आता है, हाँ बच्चों को मारता है, परेशान करता है, इसके जो ग्रेड्स हैं बहुत पुअर हैं, सर ये एक परेशानी वाली बात है। ये तो इशू है। हाँ। और अगर ये लॉन्ग टर्म बना रहा सर तो सर वो कभी अच्छे से पढ़ लिख नहीं पाएगा, उसका करियर दांव पे है सर। घर पे भी आ रहा है सर तो वो यही कर रहा है, वो बार बार एक ही मिस्टेक रिपीट कर रहा है, वो कोई बात बिना पूरी सुने बीच में बोल रहा है, वो बातों को समझ नहीं रहा है। तो सर ये इससे सर उसकी पर्सनल लाइफ, तो लिसनिंग स्किल लगभग जीरो होते हैं इनके। लगभग जीरो नहीं कह सकते सर, वो खुद इसी से परेशान होते हैं कि सर एक्चुअली लोगों को कई बार लगता है कि बच्चा हमारा शैतान है और टेंट्रम्स हैं इसके, लेकिन सर यही वजह है कि सर कई बार बच्चे जल्दी डायग्नोज नहीं हो पाते हैं। आइडियली सर 3 से 5 साल के बीच में सर डायग्नोसिस बन जाती है ADHD की। ADHD का बच्चा कब पहले सिम्टम्स कब आ जाते हैं? एज अर्ली सर 3 साल, या हो सकता है और सर जब से चलना चालू कर दे वो तब से आपको आइडिया लग जाता है कि इसमें अटेंशन डेफिशिएंट, सेलेक्टिव अटेंशन नहीं है इसका, हम इसको बुला रहे हैं। और कई बार सर वो ऑटिज्म के सर फीचर भी सर क्वेश्चन मेरा ये था कि ऑटिज्म से इसका क्या रिलेशन है?
सर एक तो न्यूरोबायोलॉजी इनकी लगभग सिमिलर है ओके कि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और वो जो एक लूप होता है जिसको हम बोलते हैं कॉर्टिको स्ट्राइटो थैलामो कॉर्टिकल लूप, इसमें सर डोपामीन और नॉरएपिनेफ्रिन सर इसकी या तो कमी होती है या रिसेप्टर पे प्रॉपर वो काम जाके नहीं फिट करता है। बैठते नहीं है तो फंक्शनिंग नहीं होती, या कई बार सर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स अंडर एक्टिव होता है। ओके तो उसकी वजह से सर क्योंकि इस कॉर्टेक्स का यही मेन काम है कि आपका इमोशन रेगुलेट करे और आपकी जो एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग है कि हर चीज़ को किसी भी टास्क को करने के लिए जो प्लानिंग प्रोग्रामिंग ऑर्गेनाइजिंग उसको सीक्वेंस करना मल्टीटास्किंग, तो ये सब चीज़ें सर हैम्पर होती हैं। तो सर ये न्यूरोलॉजिक मतलब न्यूरो डेवलपमेंटल प्रॉब्लम है। सर पॉइंट ये है कि ऑटिस्टिक, अच्छा चलो मैं सर अपनी मैं हाँ अपनी तरफ से बात नहीं कहता हूँ, पहले तो आप मेरे को ये बताएं कि ऑटिस्टिक में कितना एडीएचडी होता है और एडीएचडी में कितना ऑटिज्म होता है। ऑटिज़म के बच्चे सर जो होते हैं उनमें टेंडेंसी होती है ज़्यादा, कह लें क्या 30 to 80% पे बच्चे जो होते हैं वो ADHD के सिम्टम भी साथ में कैरी करते हैं। साथ में कैरी करते और जो ADHD के बच्चे हैं उनमें हो सकता है कि ऑटिज़म के सिम्टम आए 30 to 40% वी कैन से। तो सर अगर दोनों थोड़ा सा मुख्तलिफ थोड़ा सा डिफरेंट है। ऑटिज़म में सर प्रॉब्लम होती है सोशल कम्युनिकेशन की, कम्युनिकेशन इम्पेयर होता है क्योंकि सर उनकी जो अगर हम आसान भाषा में बोलें तो सर जो ब्रेन की रिवायरिंग है सर, जो वायरिंग है वो दूसरे तरीके से होती है। तो उनका चीज़ों को इंटरप्रेट करना, इमोशंस को समझना, प्रोसेस करना और उसके हिसाब से जवाब देना सर वहाँ पे प्रॉब्लम होती है। तो बच्चे इमोशन समझ नहीं पाते हैं और या ये कहें कि वो अलग तरह समझते हैं। तो दूसरी चीज़ ये होती है कि इस वजह से फिर वो कम्युनिकेशन उनका हैम्पर होता है। तो हो सकता है कि आप उनका नाम लें तो आपसे डायरेक्ट आँख में आँख डाल के बात नहीं करेंगे, कहीं और देख के बात करेंगे। और रेस्ट्रिक्टेड और रिपीटेटिव बिहेवियर होता है उनका। सपोज़ इस कप से अगर उनको अटैचमेंट है तो इस कप से ही खेलते रहेंगे और उनको बदलाव बिल्कुल पसंद नहीं है। मतलब ये कि घर में आपने अगर नया पेंट भी करा लिया तो हो सकता है उनके लिए वो एक बदलाव है और इसकी वजह से उनका इमोशनल आउटबर्स्ट हो, वो परेशान हो जाएं, वो चिल्लाएं। कई बार सर पेनफुल चीज़ें भी उनके लिए पेनफुल नहीं रहती, उनका जो परसेप्शन है सुई भी अगर चुभा दें तो हो सकता है कि उनको प्रॉब्लम ना हो, लेकिन अगर पीला कलर देख लें या लाल कलर देख लें जो कि नॉर्मल हम परसीव करते हैं उनके लिए वो प्रॉब्लमेटिक हो जाए। सर पर ऑटिस्टिक लोग क्या नॉर्मल जिंदगी अच्छी जीते हैं? क्या वो रोजगार लायक हो जाते हैं? मतलब सर हाँ, कई लोगों की ये मान्यता है कि ऑटिज़म जो है हमेशा इंटेलेक्चुअली डिजेबल होते हैं। तो सर ऐसा नहीं है, वो कुछ होते हैं कुछ नहीं होते हैं और कुछ तो सर उनको कह लें कि बहुत ज़्यादा होशियार होते हैं, उनका दिमाग बहुत ज़्यादा मतलब जो इंटेलिजेंस है बहुत अच्छा होता है। सुना है कि नोबेल लॉरिएट्स भी रहे हैं ऑटिस्टिक। सर नोबेल लॉरिएट्स मतलब रहे सर हैं? हाँ, वो जैसे सर एक वेब सीरीज़ है गुड डॉक्टर करके, उसमें जो सर्जन होता है वो ऑटिज़म का पेशेंट होता है, बट ही इज़ वेरी गुड इन सर्जरी, ही इज़ वेरी गुड इन दिस एजुकेशन ऑफ ह्यूमन एनाटमी। तो सर एक सिंड्रोम होता है, उसको बोलते हैं सावंत सिंड्रोम। उनको सर हर चीज़ याद रहती है, आप उन्हें कोई चीज़ दिखा दो, कोई एक मैप दिखा दो, वो दोबारा उसी को रिक्रिएट कर लेंगे। सो इस तरह की मेमोरी उनकी होती है सर। At least they are able to concentrate on some one particular skill. हाँ सर, हम उनकी जैसे ही ये सिम्टम आइडेंटिफाई होते हैं तो उनके स्पेशल एजुकेटर होते हैं, तो वो उनकी बिहेवियर थेरेपी पे काम करते हैं, वो उनकी स्पीच थेरेपी पे काम करते हैं, वो उनकी सोशल स्किल पे काम करते हैं, उनकी ऑक्यूपेशनल थेरेपी होती है, प्ले के ज़रिए उनको हर चीज़ सिखाई जाती है। तो सर ये है कि वो एक सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट कई बार आ जाता है। हालांकि सर ऑटिज़म का कोई क्योर नहीं है, But we can live with it. बट पीपल लिव विद इट। पर सर हम मूव कर गए एडीएचडी से ऑटिज्म में, पर एडीएचडी का क्या ट्रीटमेंट है? ADHD का ट्रीटमेंट सर बिहेवियरल थेरेपी है और उसमें भी सर जो है पेशेंट को सर हम सेलेक्टिव जो उसका फोकस है कैसे करना है और उसका कंसंट्रेशन कैसे उसको इम्प्रूव करना है सर, वो प्रॉपर बिहेवियरल थेरेपी होती है सर। और उसके स्पेशल एजुकेटर होते हैं, वो बच्चे को सिखाते हैं। और मेडिकेशन में सर बात करें सर तो दो तरह के मेडिकेशन हैं, एक को बोलते हैं स्टिमुलेंट और एक को बोलते हैं नॉन स्टिमुलेंट। तो
सर जो कि न्यूरोबायोलॉजी ये कहती है कि डोपामीन और नॉरेपिनेफ्रिन का जो फ्लो है वो कम हो जाता है, तो ऐसी ड्रग्स जो या ऐसी मेडिसिन जो डोपामीन और नॉरेपिनेफ्रिन के फ्लो को वापस से रीस्टोर करती हैं उनको दिया जाता है, और सर इम्प्रूवमेंट देखा भी गया है। तो सर हाँ मेडिकेशंस हैं। तो एडीएचडी के लोग भी नॉर्मल लाइफ अपना जी लेते हैं श्योर सर। विद थेरेपी एंड ऑल। हाँ सर जी लेते हैं। मूव टू नेक्स्ट टॉपिक सर, ओसीडी। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। हाँ सर ये ये बहुत तो सर फैंसी। सबको ही है साहब, सबको है साहब। आप लोगों ने ना इसको बीमारी बना दिया, दिस इज ए नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर। सर आपकी नज़र में ओसीडी क्या है? हमारे घर में सर मतलब मैं सिंपल बता रहा हूँ कि गाय का घी आज तक, मैं मेरी 70-75 साल की मेरी माँ हो गई, कभी तक उनको आज तक कहीं बढ़िया प्योर गाय का घी नहीं मिला। शी डाउट एवरी सप्लायर। तो वो ओसीडी है? नहीं अब सर। क्या है, ये ओसीडी है? नहीं सर। तो क्या है ओसीडी? एक चीज़ होती है सर कि परफेक्शन को अचीव करना। हाँ। एक सर होती है, एक पर्सनैलिटी है जिसको एनानकैस्टिक पर्सनैलिटी या ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर या ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी बोलते हैं। कई बार सर वो कुछ सटल ट्रेट्स होते हैं। तो ऐसे लोग सर हर चीज़ में परफेक्शन ढूंढते हैं, हर चीज़ को परफेक्ट करने की कोशिश करते हैं, और वो सर तब तक नहीं रुकते जब तक कि वो चीज़ उनके हिसाब से परफेक्ट ना हो जाए। लाइक सर ये कप है आपके हमारे हिसाब से ठीक रखा हुआ है, लेकिन अगर ओसीपी का पेशेंट है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी का पेशेंट है, तो उसको उसके हिसाब से उसी एंगल में उसी जगह पे वो जब तक नहीं मिलेगा वो सर उसको हिलाता डुलाता रहेगा। और सर ये प्रॉब्लम होती है कंट्रोल की, क्योंकि बचपन से ऐसी कंडीशनिंग होती है। सर इसका ताल्लुक हम कह लें कि अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस से भी है, कि जिनकी बहुत हार्श पेरेंटिंग होती है, जिनको हर चीज़ के लिए जैसे एकेडमिक्स के लिए बहुत डांटा फटकारा जाता है, मारा जाता है, तो उनके लिए अब उतने परसेंटेज लाना या वो काम को करना उनका अनकॉन्शियस एक फियर है कि उनको इस चीज़ से डील करना पड़ेगा, वरना वो उनको लगेगा कि फिर हम रिजेक्टेड हैं। तो वो सर उस कंट्रोल पे काम करते हैं कि सर वो जब तक वो चीज़ नहीं मिलेगी वो रुकते नहीं। अगर 4 दिन बाद ट्रिप पे जाना है तो तैयारी आज से शुरू कर देंगे, हर चीज़ का फिक्स शेड्यूल करेंगे, नहीं मिलेगा तो परेशान हो जाएंगे। उन्होंने तो जैसा बढ़िया है सर, ऐसे लोग तो अच्छे हैं, फिर इसको बीमारी क्यों बोलते हैं हम? सर ऐसे लोग अगर ऑफिस में हैं और वो काम कर रहे हैं, उनके नीचे जो उनको सबऑर्डिनेट्स उनके साथ काम कर रहे हैं, उनको उनका काम पसंद ही नहीं आ रहा, सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन वो कंट्रोल वाली फीलिंग है, वो उसको नहीं उसे डील कर पा रहे हैं, उसको एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं, तो सबऑर्डिनेट परेशान है। ऊपर काम करके देना है, एक काम को 10 बार किए जा रहे हैं, ऊपर काम भी नहीं पहुंच रहा, वर्क फंक्शनिंग इम्पेयर हो रही है। सर डिसऑर्डर और ट्रेड्स में फ़र्क है, हम सबके अंदर सर ट्रेड्स हैं, लेकिन सर जब ये आपकी ऑक्यूपेशनल, सोशल और पर्सनल लाइफ को हैम्पर करे तो सर ये डिसऑर्डर है, इट मस्ट बी एड्रेस्ड। तो फैमिली लाइफ को कैसे इफेक्ट करती है? बीवी बच्चे भी परेशान रहते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। सपोज करें कि वाइफ डिशेस वॉश करती है, उसको बर्तन लगाने हैं, 10 बार साफ करवाएगा, उसका मन नहीं, उसको नहीं समझ में आ रहा है, वो उसके सेटिस्फाइड नहीं है। हम लोगों के हिसाब से या उसके बाद के हिसाब से एक बार बर्तन धुल सकता है, लेकिन वो 10 बार करवाएगा, और सर वो कई बार तो तलाक भी होता है। तो सर ये ओसीपीडी है, सर ये ईगोसिंटोनिक होता है, मतलब ये एक्सेप्टेबल टू बिहेवियर है। ऑन द कॉन्ट्रेरी ओसीडी जो है सर वो इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल टू बिहेवियर। मुझे पता है मेरे हाथ एक बार हैंड वॉश करने से साफ हो गए, मैं आके बैठ गया हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे दिमाग में एक इर्रेशनल थॉट, इनवॉलंटरी इर्रेशनल रिपीटेटिव इंट्रूडिंग थॉट बार बार आ रहा है, हाथ गंदे, ऑल्दो आई नो हाथ मेरे साफ हैं, स्टिल मैं इस बात से परेशान हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, मैं आपकी बात पे फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, मैं जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, या मैं कुछ काम कर रहा हूँ मैं नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे लगता है अगर मैं एक बार और हाथ धो लूँगा तो मेरा काम हो जाएगा, फिर मैं जाऊँगा, और मैं क्योंकि इसी को रजिस्ट नहीं कर पा रहा हूँ इसलिए मैं जा रहा हूँ, तो मेरा वो काम तो ख़राब हुआ। दिन का सर 1 घंटा अगर इसमें दूंगा तो मेरा काम ख़राब होगा, और इस चीज़ से आदमी सर कई बार पीड़ित होता है सर, और बहुत ज़िद्दी बीमारी है ये, बहुत ज़िद्दी बीमारी है। इलाज क्या है सर? इसका भी ताल्लुक उसी से है, जो हमारा CSTC लूप है बताया मैंने आपको, वो जो ब्रेन सर्किट है उसमें सर सीरोटोनिन, डोपामीन, ग्लूटामेट, इन सब की सर डिसरेगुलेट हो जाते हैं, इन सब का आउटफ्लो सर जो हैम्पर हो जाता है, और फिर सर हम जो हमारा सिलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर है वहाँ से शुरुआत करते हैं सर। और सर इसका भी ट्रीटमेंट रेजिस्टेंस है, 30-33% सर पीपल सर उनमें रेमिशन नहीं आता, ठीक नहीं होते, और सर वो बहुत परेशान होते हैं इस चीज़। फिर हम सर अगले स्टेप पे जाते हैं, तो सर TROCD नाम का भी एक क्लिनिकल एंटाइटी है, ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट OCD, और सर फिर हम उस पर काम करते हैं सर। उसमें ECT है सर? उसमें RTMS का अच्छा रोल है, RTMS ट्रांस क्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन,
ओके और बाकी सर अदर ट्रीटमेंट मोडालिटी हैं सर, जैसे कि एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स जैसे कि रिस्पेरिडॉन, एरिपिप्राजोल, तो वो सर बाद की चीज़ें हैं पहले तो सर। लेकिन सर हाँ 60 to 70% में सर 33% तो सर बिल्कुल परफेक्ट हो जाते हैं 1 महीने 2 महीने में। लेकिन प्रॉब्लम सर तब आती है जब वो उनको लगता है कि अब फ्यूटाइल है डॉक्टर के पास जाना, हो सकता है डॉक्टर फालतू में हमारी फीस और दवा बस दिए जा रहा है। बट सर लेटेस्ट गाइडलाइन और सर जो हम जिसको फॉलो करते हैं थेरेपेटिक पर्पस के लिए जो गाइडलाइन फॉलो करते हैं वो ये कहती हैं कि एटलीस्ट 2 years ऑफ एसिम्टोमेटिक पीरियड, तब तक मेडिसिन चलनी है। मतलब अगर हम 2 महीने बाद ठीक हो रहे हैं तो 2 महीने से अब अगले 2 साल तक ट्रीटमेंट चलता रहना चाहिए, अगर पहला एपिसोड है तो। अगर दूसरा एपिसोड है सर तो फिर वो ड्यूरेशन बढ़ता जाएगा 5 साल, लास्ट एपिसोड से 2 साल एक्स्ट्रा। सर मतलब जैसे आज मैं ट्रीटमेंट लेना चालू किया मैंने ओसीडी का, और 2 महीने में जो हम स्केल लगाते हैं, जिस स्केल पे हम ये डिसाइड करते हैं कि पेशेंट इम्प्रूव हो गया है और रेमिशन अचीव कर चुका है, उसके बाद से 2 साल और चलना चाहिए। वो सर फर्स्ट एपिसोड के लिए। और सर मल्टीपल एपिसोड हैं फिर तो सर बुक में भी लिखा है इंडेफिनिट। और सर यही वजह है कि एक बहुत वेग और कह लें कि सर बहुत ही अनक्लियर जो एक लोगों में भ्रांति है कि एक बार अगर ठप्पा लग गया साइकाइट्रिक इलनेस का तो जीवन भर दवा खानी पड़ती। ये बड़ी प्रॉब्लम है। ये मैंने आपसे पहले वाले जो डॉक्टर प्रतीक से जी सर, उनसे भी पूछा, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा इस पे मुझे ज्ञान दिया है। ये एक प्रश्न सर, इसका एक मुझे कंसाइजली आंसर दीजिए कि दवाई शुरू कर दी तो कभी ख़त्म नहीं होगी, क्या सच्चाई है इस बात? देखिए सर आधा सच्चाई है, आधा सच। और सर र्यूमर्स जल्दी फैलते हैं, और र्यूमर्स वही फैलते हैं जिनमें दम होता है, जिनमें कुछ ऐसा होता है जो आदमी में पैनिक क्रिएट करे। हाँ सर खाते तो दवा हम तो डायबिटीज़ की भी हैं, हाइपरटेंशन की भी खाते हैं, वो तो सारी ज़िंदगी खाते हैं, और उससे हमारा शुगर कंट्रोल रहता है, उससे हमारा बीपी कंट्रोल रहता है, देयर इज़ नो इशू। लेकिन सर वो हार्ट की और शुगर की, डायबिटीज़ की बीमारी है सर, वो हम लोगों को बता सकते हैं आराम से, उसमें सर कोई शेम नहीं है, उसमें सिंपैथी मिलती है। लेकिन सर साइकाइट्रिक डिसऑर्डर्स जो हैं या दिमाग की दवा इसको हम कहते हैं, मानसिक रोग की दवा, हमें लगता है सर कि समाज में अगर हम इस चीज़ को उजागर करेंगे तो शायद समाज हमें एक्सेप्ट ना करे, शायद समाज में हमारा वो स्थान हमें फिर से ना मिले, वो सम्मान ना मिले जिसके हम हकदार हैं। और इस बात का गम ज़्यादा होता है, इस बात का डर ज़्यादा होता है, इस वजह से कई बार पेशेंट आता ही नहीं है डॉक्टर के पास। वो अंदर ही अंदर पल पल वो उस चीज़ से सफ़र करता है, लेकिन वो आना नहीं चाहता। और सर वो तब आता है जब सर बहुत देर हो चुकी होती है, जब उसके बस की बात नहीं रह जाती, उसके बाद वो डॉक्टर के पास आता है। तो सर हमारे पास बिल्कुल स्ट्रिक्ट और बिल्कुल से क्लियर गाइडलाइंस कि इस बीमारी का ये ट्रीटमेंट है, इतने साल चलना है, हमें हर 1-1 महीने में या 4 महीने में उसको असेस करना है। दवा सर हम धीरे धीरे बंद करते जाते हैं, ये कोई नहीं बताता। दवा सर हम जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट होता जाता है, हम दवा का जो डोज है उसको कम करते जाते हैं। और हो सकता है सर एक टाइम के बाद पेशेंट बिल्कुल बायोलॉजिकल लेवल पे भी कह सकते हैं कि वो बिल्कुल ठीक हो जाता है, फुल्ली रेमिशन में आ जाता है। और तब सर हम कई बार ये डिसाइड करते हैं पेशेंट के साथ में कि अब आगे क्या करना चाहिए। तो सर लॉन्ग टर्म के लिए फिर इसको हम सर साइकोथेरेपी के लिए भेजते रहते हैं, ताकि उसकी सर जो कॉग्निटिव थेरेपी है और जो बिहेवियरल थेरेपी वो चलती रहे, ताकि सर उसके दोबारा से रिलैप्स होने के चांसेस ना हो। ठीक है सर, थैंक यू। आपने बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर दिए। सो डिप्रेशन, हमने बहुत नई चीज़ें पढ़ी हैं, ADHD, ऑटिज़म, OCD, सुसाइडल टेंडेंसीज, और बीच बीच में बहुत बार मतलब माहौल मार्मिंग हो गया था। सो बट टॉपिक ही ऐसा है। सो बट थैंक यू, आप मतलब लॉट ऑफ insight we have got on this particular, especially on the mental disorders. So thanks for coming on this podcast and sparing your time. This opportunity, sir. Thank you so much. We wish you a strong career so that you can treat more patients of mental disorder. And we also wish कि इंडिया में mental disease awareness और बढ़े और लोग बाहर आके ट्रीटमेंट लें। Thank you, sir. Okay, sir. Thank you. Sir. Thank you.